फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार की एक रूल बुक होती है जिसमें रूल लिखे रहते हैं कि कंट्री कैसे रन करेगी। जैसे आप फुटबॉल और जैसे आप क्रिकेट के रूल बुक में उसके रूल लिखे हुए हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। अगर जैसे मान लीजिए अगर बॉल पैड पे लगती है तो LPW होगा, ये एक रूल है। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स लिखे हुए हैं और हर सिचुएशन के लिए एक समाधान दिया गया है। उसमें अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें क्या किया जाएगा और कैसे लोगों को रहना है, कैसे गवर्नमेंट रन करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि गवर्नमेंट कैसे रन करेगी, उसके सेवरल पर्पसेस होते हैं। हमारा फर्स्ट पर्पस होता है कि कैसा एक आइडियल सोसाइटी रहेगी, किस टाइप की सोसाइटी रहेगी। जैसे हमारा आइडियल सोसाइटी आप कह सकते हैं, जैसे हमारी यूनिटी है, हमारा वो आइडियल सोसाइटी है। एक हमारा एक बेसिक नेचर है, यूनिटी ही हमारी स्ट्रेंथ है, वो एक हमारा बेसिक नेचर होता है। और दूसरी ये चीज़ है कि फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी कैसी होगी, कि लोगों को कौन से राइट दिए जाएंगे, कैसे राइट लेंगे लोगों के पास, लोग क्या कर सकते हैं। क्या करने का मीन्स है कि कोर्ट में जा सकते हैं, FIR कर सकते हैं, किसी के भी खिलाफ वो, अगर उनका फंडामेंटल राइट्स वायलेशन होता है तो वो कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। यह हमको दिया गया है यहाँ पे कि अ कॉन्स्टिट्यूशन सर्व अ सेट ऑफ रूल्स प्रिंसिपल दैट और ऑल पीपुल हैव टू फॉलो इट। यानी कि मान लीजिए अगर आप ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल लिखा है कि अगर आप बाइक पे बिना हेलमेट के जाएंगे तो आपका फ़ाइन है, ये एक रूल हुआ। और उस रूल का जो वायलेशन होता है वो उसका भी क्या समाधान है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो रूल होते हैं वो सारी जितने भी रूल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एक ऐसी बुक है जिसमें कंट्री कैसे रन करेगी, उस रन में सब कुछ आता है। गवर्नमेंट, नॉर्मल नेचर कैसे रहेगा सोसाइटी का, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमको एक नेपाल का एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें अगर आप फोकस करें तो इसको मैं अगर पढ़ के सुनाऊं तो द कंट्री ऑफ नेपाल हैज़ विटनेस्ड several people struggle for democracy. There was a people struggle in 1990 and established democracy that lasted 12 years until 2002. In October 2002, King Gayendra, sitting the most uprising in the countryside as his region began taking over different aspects with the army assistance. The king then finally took over head the government in February 2005. In November 2005, the Maoists joined the other political parties, signed a 12-point agreement. The agreement signed to larger public and immediate return. अब डेमोक्रेसी मतलब और मोनार्की में मतलब, ये तो आपने 6th में पढ़ा है लेकिन तब भी अभी इसमें ज़रूरत है बताने। डेमोक्रेसी मतलब होता है कि जो देश का राजा होगा वो हमारा ही इलेक्ट किया हुआ राजा होता है। उस देश में चुनाव होते हैं, डेमोक्रेसी का यही होता है। जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है वैसे ही। लेकिन 2002 से पहले वहाँ पे मोनार्की थी, वहाँ पे राजाओं का राज हुआ करता था। वहाँ पे कोई चुनाव नहीं होता था, राजा का बेटा उसके बाद राजा, उसका बेटा उसके बाद राजा बन जाता था, ऐसे चलता था काम। उसमें पीपुल वोट दे के कोई अपने पसंदीदा इंसान को नहीं चुनते थे, अपने पसंदीदा नेता को, और वो मोनार्की हुई। और जब चुनते हैं, जब डेमोक्रेसी उसे कहते हैं। उसके लिए बहुत नेपाल ने फाइट किया, बहुत 1990 से पीपुल स्ट्रगल आंदोलन आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब नेपाल के झंडे लेके चल रहे हैं। 2002 में और 2005 में, 2006 में जाके 2007 में ये पूरा प्रोसेस चला, 1990 से लेकर 2007 में, और फिर 2007 में वहाँ पे डेमोक्रेसी फॉर्म्ड होती है। फिर नेपाल एक डेमोक्रेसी बनती है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है। और जो सेकंड इम्पोर्टेंट पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट पर्पस है
वो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा उसके लिए ये दर्शाया गया है। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, ऐसे चुनाव कैसे किए जाएंगे, पार्लियामेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा, लोकल गवर्नमेंट होगा। ठीक है, चुनाव पॉलिटिकल सिस्टम का मेन है। पहली बात, देश का राजा कौन होगा और कैसे वो इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, कैसे इलेक्शन कैसे होंगे और कैसे कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे नेपाल में हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी पहले नहीं थी तो किंग, उसका बेटा वो किंग बन जाता था, फिर उसका बेटा वो किंग बन जाता था। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। पीपुल अपने फेवरेट रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन होते हैं उसमें चुना जाता है। ठीक है, और डेमोक्रेसी में ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी ध्यान दिया गया है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में कभी अंतर ना हो। जैसे यहाँ पे एक स्टोरी ली गई है, स्टोरी लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि बॉयज़ हैं और बॉयज़ बोलते हैं कि हम यहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे। ये रहे बॉयज़, ये हम लोग यहाँ पे बोलते हैं क्रिकेट खेलेंगे। गर्ल्स जो हैं वो, उनको बास्केटबॉल पसंद है तो वो बोलती हैं हम बास्केटबॉल खेलेंगे। लेकिन ग्राउंड तो एक ही है, लेकिन बॉयज़ मेजॉरिटी में है इसलिए वो जीत जाते हैं, और गर्ल्स माइनॉरिटी में है इन्हें वो नहीं खेल पाती हैं। लेकिन ये तो गलत बात है, अगर ऐसे तो गर्ल्स खेल ही नहीं पाएंगी बास्केटबॉल, ये तो फिर डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना इनका। इसलिए जब भी चुनाव होते हैं, जो भी पार्टी मेजॉरिटी में होती है वो तो बैठती है, लेकिन माइनॉरिटी वाली भी पार्टी पार्लियामेंट में बैठती है। माइनॉरिटी को भी ध्यान में रखा जाता है, उनकी भी बातें सुनी जाती हैं और उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता, दूसरों से अलग नहीं रखा जाता। पूरी पावर मेजॉरिटी को ही नहीं दी जाती है, माइनॉरिटी का भी ध्यान रखा जाता है। इसका मतलब ये है। और अब आ जाते हैं हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर बेसिकली जिसे कहते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक बातें हैं और इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जो बेसिक बातें होती हैं। पहला होता है फेडरलिज्म। इसको आराम से समझिए। फेडरलिज्म मतलब होता है गवर्नमेंट के टायर्स, अलग अलग टायर्स होते हैं। अब मान लीजिए हमारा पूरा ऐसे देश है, अगर केरला में कोई प्रॉब्लम हुई तो वहाँ पे हम दिल्ली वाला जो रिप्रेजेंटेटिव है वो केरला की प्रॉब्लम तो नहीं सुलझाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी ना। जितना दिल्ली से यहाँ पहुँचेगा तो उसकी तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए गवर्नमेंट के 3 टायर बनाए गए हैं। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट, ये आपको याद रखना होगा, और थर्ड एंड द लास्ट है लोकल गवर्नमेंट। आप लोकल गवर्नमेंट को पंचायती राज भी समझ सकते हैं और आप म्युनिसिपैलिटी भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिकली ये मतलब, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो पूरे देश का, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, उनका कैबिनेट मिनिस्टर्स आ जाते हैं, वो पूरे देश को संभालते हैं, पूरे देश की प्रॉब्लम है। जैसे देश में अगर मान लीजिए अभी कोरोना का संकट है, तो देश में कोरोना के संकट से कैसे निपटना है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। लेकिन मान लीजिए स्टेट में कोई, जैसे एक बिहार है, स्टेट में सिर्फ बिहार में बाढ़ आ गई है, तो उस बिहार में बाढ़ को कैसे कम किया जाए, कैसे रोका जाए, वो बिहार सरकार का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और जैसे लोकल गवर्नमेंट का एग्जांपल दूँ आपको, तो लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज, जैसे कोई एक गांव है उसमें पानी की समस्या है, केवल उस गांव में, तो उस पानी की समस्या को आपका लोकल गवर्नमेंट समझाती है। और एक यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है, डॉक्टर अंबेडकर जो थे उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे।
वो जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है? हमने जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो हमने पूरे देशों का कॉन्स्टिट्यूशन मंगवाया था, ब्रिटेन से, अमेरिका से, बहुत जगह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन मंगवाया था। वो किसने मंगवाया था? CN राव ने। CN राव, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है। और उसमें से उन जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक्स आई थी उसमें से भारत के लिए क्या यूज़फुल है उसको छांटने का काम था बाबा साहेब अम्बेडकर का। इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, पहला आप समझ गए। दूसरा समझिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यानी इसका मतलब, इसको मैं पढ़ देता हूँ, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्स अडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन। When they are making the constitution, the member of Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage, and that their help encourage a democratic mindset and break the clutch of traditional caste gender hierarchies. This means the people of India have a direct role in electing their representative. Also, every citizen of country regardless of background can be also contest in election. अब इसका मतलब समझिए, भारत में जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लाई गई वो ये सोच के लाई गई थी, पहला बात तो उसका ये बेनिफिट था ना कि उससे डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिलता। इसका मतलब ये है चाहे कोई भी इंसान हो, किसी भी कास्ट का, किसी भी जेंडर का हो, वो वोट दे सकता है, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। इससे क्या होता, डेमोक्रेसी, यहाँ पे जो लिखा है डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिलता। ठीक है, डेमोक्रेटिक माइंडसेट होता, लोगों का डेमोक्रेटिक माइंडसेट होता, डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिलता और जो हमारा देश है वो अच्छे से रन कर पाता। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई नेता चुना, आपको वो अच्छा नहीं लगा तो आप 5 साल बाद उसको बदल सकते हैं। ठीक है, इसलिए डेमोक्रेसी का है। डेमोक्रेसी का मतलब यही हुआ, इसका यही फ़ायदा था कि जो इंडिया के लोग हैं वो डायरेक्टली इलेक्शन में भाग ले सकेंगे। और देश का राजा कौन होगा, कौन इलेक्ट करेगी? जनता। इसलिए जनता के पास सबसे बड़ी पावर थी। इस जनता के पास पावर देने से क्या होगा, जनता भी डेमोक्रेटिक माइंडसेट को समझेगी और इसके बेनिफिट्स को पहचानेगी। ठीक है, अब सेपरेशन ऑफ पावर आ जाता है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप ऑर्गन कह सकते हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, लेजिस्लेचर लॉ बनाता है। जैसे अब जैसे हमारे अमित शाह ने ये बोला कि 370 ख़त्म हो रहा है, आर्टिकल 370, ये लॉ बन गया ये। ऐसे आप एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे अब यहाँ पे अब देश के सरकार ने बोला कि पेड़ को 20 कोई भी, अगर आपको कोई भी साइट बनानी है उसके लिए पेड़ काटना है तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये लॉ बन गया। उस लॉ को इम्प्लीमेंट कराते थे एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव। वो पुलिस भी हो सकते हैं, IPS भी हो सकते हैं, IAS भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो उन रूल्स को वायलेंट करेगा, ठीक है, जो उन रूल्स को वायलेंट करेगा, अगर वो उसने सच्ची में वायलेंट किया है तो जुडिशरी उसके खिलाफ फैसला सुनाएगी, उसको सजा देगी। ठीक है, ये बात आगे समझें। अब एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि अब लेजिस्लेचर ने बोला कि आप बालू का अवैध खनन नहीं कर सकते। अब पुलिस ने देख लिया कुछ लोगों को कि वो लोग बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। ठीक है, अब पुलिस ने इनको पकड़ लिया। अब ये जो केस, अब उन्होंने केस फाइल कर दिया जो बालू का खनन कर रहे थे। अब इस केस का फैसला कौन सुनाएगा? जुडिशरी सुनाएगी। ठीक है, जैसे अगर बालू का अवैध खनन ना हो
तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? हमारे एग्जीक्यूटिव IAS ऑफिसर, जो भी पुलिस मैन सब हैं वो वहाँ पे तैनात हो जाएंगे। वो देखेंगे कि यहाँ पे कुछ हो तो नहीं रहा है, गड़बड़ होगी तुरंत वो केस लड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये 3 ऑर्गन हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। आगे जो है फंडामेंटल राइट्स है, लास्ट जो हमारे की फीचर्स थे। की फीचर्स को एक बार, अब इस वीडियो में इतना ही, एक बार की फीचर्स को हम लोग समझ लेते हैं। फेडरलिज्म, 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट, काम को इजी बनाने के लिए फिर 3 टाइप की गवर्नमेंट लाई गई। फिर यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइज क्यों दी गई हमको, किस लिए दी गई, क्या इसके बेनिफिट थे। पार्लियामेंट्री फॉर्म होगी, तीन तरह के चुनाव जो होते हैं, पंचायती राज चुनाव, स्टेट चुनाव, सेंट्रल चुनाव, इसलिए चुनाव का पावर्स कैसी होंगी। लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के। अगर वो लॉ का वायलेशन होता है तो उस वायलेशन करने वाले आदमी को कौन सजा देगा? जुडिशरी देगी। तो ये हमारा आज का था, और हमने ये भी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, कितनी इम्पोर्टेंट होती है डेमोक्रेसी, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसका क्या काम है उसका, वो हमने पढ़ा। उसका क्या काम है पॉलिटिकल चीज़ में, और हमारा मेजॉरिटी माइनॉरिटी के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, और ठीक है ना। उसके बाद हमारे यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन या ना हो, ये सब भी हमने पढ़ा। ठीक है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा कि एक रूल सेट बुक होती है, रूल बुक होती है कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना वो भी इस बुक में तो नहीं दिया है, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया। अब ये थोड़ा आप देखें, ये पढ़ लीजिए। इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड अ डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। During the Second World War, the Association of Independent Constituent Assembly formed only gained momentum, and it was convened December 1946. The photo on the page same to। अब 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने की। ठीक है, ब्रिटिश से। बिटवीन 1946 नवंबर, बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम 1946 में ही स्टार्ट हो गया था, और कॉन्स्टिट्यूट लिखना कब समाप्त हुआ, कब बन गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? नवंबर 1949 को। दिसंबर 1949, जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। उस दिन हम लोग गणतंत्र बने थे। इसी के साथ तब तक के लिए कीप वॉचिंग।